पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक आतंकी को किया गिरफ्तार। साल 2006 में बम ब्लास्ट मामले में था शामिल। गोंडा में अज्ञात कारणों के चलते घरों में लगी आग। आग की चपेट में 20 से ज्यादा घर। कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। बलिया में दिखी अस्पताल की लापरवाही के चलते हुई महिला की मौत। परिजनों ने की कार्रवाई की मांग। यूपी में नहीं थम रहा अपराध। फैजाबाद में महिला के साथ लूट, लाखों के आभूषण लेकर फरार हुए बदमाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। अहमदाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां गुजरात एटीएस ने कालूपुर रेलवे स्टेशन पर साल 2006 में हुए बम ब्लास्ट केस में वांटेड मोहसिन नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि एटीएस को सूचना मिली थी कि आतंकी महाराष्ट्र के पुणे में छुपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी करते हुए आतंकी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बम ब्लास्ट के मामले में अभी तक 9 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। अहमदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। साल 2006 में बॉम्ब ब्लास्ट का मामला सामने आया था, जिसमें अब तक लगभग 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता जयेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयेश, अब तक 9 आतंकी गिरफ्तार हैं और एक और आतंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी, मैं आपको बता दूं कि 2006 में कालूपुर रेलवे स्टेशन पे ब्लास्ट हुआ था। उसका एक आतंकवादी मोहसिन नाम का आतंकवादी एटीएस ने आज उसकी धरपकड़ की है। वो उनके एटीएस के सूत्रों के अनुसार वो महाराष्ट्र के पुणे में था। महाराष्ट्र के पुणे से उसकी धरपकड़ की है। उसके पहले एटीएस ने 9 आरोपियों की धरपकड़ की थी और अभी भी 8 आरोपी है जो पुलिस की पकड़ से बाहर है। और दूसरे 3 आतंकी है जो काश्मीर में एनकाउंटर में जो मारे गए थे। यानी कहीं ना कहीं आज एटीएस के हाथ में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। यानी ये आतंकवादी पकड़ाने से कहीं और दूसरे तार भी जुड़े हुए होंगे, वो भी सामने आएंगे। जी जयेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत छाछपारा में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसमें एक एक करके कुल 20 से 25 घर भीषण आग लग गई। वहीं सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां पुलिस और ग्रामीण की मदद से कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। एक के बाद एक करीब 20 से 25 घर इस आग की जद में आ गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोतीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत छाछपारा की ये पूरी घटना है और आग लगने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, 20 से 25 घर इसकी जद में आ गए हैं। आग के कारणों का खुलासा हो पाया है? जी, मैं आपको बता दूं कि थाना मोतीगंज के अंतर्गत छाछपारा कानून गांव में अज्ञात कारणों से आग लग गई थी, जिसमें 20 से 25 घर आग में जल करके स्वाहा हो गए। मौके पर थाना अध्यक्ष मोतीगंज फारी पुलिस फोर्स के पास पहुंचे और पुलिस और ग्रामीणों की मदद से आग को बुझवाया। राजेश, किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं? किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जी राजेश, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बलिया जिले में अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल घटना रसड़ा कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक महिला को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए मां भवानी हॉस्पिटल में
7 मार्च को भर्ती कराया गया था। वहीं महिला ऑपरेशन के बाद से महिला की तबीयत अचानक खराब होने लगी। अस्पताल प्रशासन ने उसका इलाज करने की बजाय उसे छुट्टी दे दी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने महिला का शव अस्पताल में रखकर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। ये पता चला है कि यहाँ पे कोई झोला छाप डॉक्टर थे। झोला छाप थे क्या थे, उनका परिचय बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगा है। उनकी जांच होगी, जांच होकर के जो भी स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा या स्वास्थ्य विभाग के जिस भी अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश की तो बात मैं नहीं कह सकता, मैं इतना जरूर चाहूँगा एक टीम बना करके झोला छाप के पूरे सबकी जाँच कराई जाएगी और जाँच करा कर जो भी दोषी पाया जाएगा उससे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या नाम है भैया? आदर्श पाल। कहाँ पढ़ते हो? फिरोज गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे आए हुए हो आज? आज हम आए हैं डीएम कार्यालय पे अपनी समस्या को लेकर। हमारी समस्या ये है, यूपी में महिलाओं पर हो रहे अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जौनपुर के कोतवाली क्षेत्र के फैजाबाद का है, जहां कुछ बदमाशों ने महिला के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसमें बदमाश नकदी सहित लाखों के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी। मेरा 20,000 रुपया लिया, चैन लिया और चैन लिया, कान का झुमका लिया। कहाँ से हुआ ये घटना? आगे से। आगे मतलब कहाँ से? जहाँ बस खड़ी होती है वही जो बोर्ड बड़ा सा दिख रहा है। हाँ 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 हाँ। जौनपुर मछली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव में बीती रात आग लग गई। आग लगने से एक नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं साथ ही आग में कई मवेशी भी जल गए। घटना के बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लाल बहादुर ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही आर्थिक मदद और परिजनों को सरकारी आवास दिलाने की सरकार से मांग की। तो आग में जलकर एक नाबालिग की मौत हो गई। साथ ही वहां पर सपा के जिला अध्यक्ष पहुंचे और सरकार से आर्थिक मदद की गुहार लगाई, साथ ही सरकारी आवास मांगा। जौनपुर के मछली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव की यह घटना है, जहां बीती रात आग लगी थी और आग से पूरा घर जलकर खाक हो गया। एक नाबालिग की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष यहां पहुंचे और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। आग किन कारणों से लगी थी इनका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। फिलहाल सपा के जिला अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि इन पीड़ितों को घर दिलाया जाए, सरकारी आवास दिया जाए और कुछ आर्थिक मदद सपा के जिला अध्यक्ष ने भी दी। सोनभद्र में निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में फ्लैगमेन की हाइवा से के चपेट में आने से मौत हो गई। बुधवार सुबह लगभग 10:30 बजे के करीब हुए हादसे के बाद घायल मजदूर को परियोजना अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान वहां कोई अधिकारी नहीं पहुंचने से नाराज मजदूरों ने शव को पुलिस को देने से इनकार कर दिया और आक्रोशित मजदूरों ने प्रदर्शन कर उचित मुआवजे की मांग की। तो हाइवा से दबकर मजदूर की मौत हो गई। भीड़ तमाम मजदूर वहां पर पहुंचे और शव को रखकर उन्होंने प्रदर्शन किया। मौके पर कई आला अधिकारी भी पहुंचे, जिन्होंने मजदूरों को समझा बुझाकर इस प्रदर्शन को खत्म करवाया। जिसके बाद शव को पुलिस को सौंपा गया और पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। सोनभद्र का ये पूरा मामला निर्माणाधीन ओबरा सी परियोजना में फ्लैगमेन की
बिहार विधानसभा में बीते दिन विपक्षी विधायकों की बर्बर पिटाई से आहत तेजस्वी यादव ने भीष्म प्रतिज्ञा की है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को निर्लज कुमार का नाम देते हुए कहा कि वे जान ले कि मेरा नाम तेजस्वी यादव है। मैं विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, गालियां और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को कभी नहीं भूलूंगा। और कल के दिन ऐसा काला कानून सदन के अंदर पेश किया गया और जिस प्रकार से पेश करने के बाद विपक्षी विधायकों को लात घूंसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीरहरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूंसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ इस देश में कि विधायकों को जिस प्रकार से पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। बिहार विधानसभा में हुए हंगामे के दौरान विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में विपक्षी दलों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कांग्रेस, आरजेडी और माले के तमाम विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर सदन के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस की महिला विधायकों ने भी आंखों पर काली पट्टी बांधी और हाथों में चूड़ी लिए विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान नीतीश सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए विपक्ष के तमाम नेता लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। तो नीतीश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। तमाम विपक्षी दलों की महिलाएं आंखों पर काली पट्टी बांधकर और हाथों में चूड़ी लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। बिहार विधानसभा में इस बार बहस कम और हंगामा ज्यादा बरपा है। लगातार तेजस्वी यादव भी नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में तमाम विपक्षी दल यहां पर इकट्ठा हुए और महिला विधायकों ने हाथों में चूड़ी और आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। कांग्रेस, आरजेडी और माले के तमाम विधायक यहां पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि नीतीश तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। बिहार विधानसभा में जो हंगामा हुआ था उसके विपक्ष में आंख में पट्टी इसलिए बांधे कि कल जिस तरह से काला कानून नीतीश कुमार जी ने पेश किया है और आंख पे पट्टी बांध करके महिला विधायकों का चीरहरण करवाया है धृतराष्ट्र बन करके, ये बहुत दुखद बात है, बहुत शर्मनाक बात है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। बिहार की जनता ने हमें सदन में भेजा है अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। हम उनके अधिकारों का हनन होते हुए नहीं देख सकते हैं, इसीलिए हम नीतीश कुमार को चूड़ी भेंट करना चाहते हैं। आगे की रणनीति सड़क से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक हम लोग जनता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और आंदोलन। किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कल 25 मार्च को खगड़िया कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आज जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई है, जिसमें 3 काला कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा भेजे गए सुपरवाइजर कुंदन गुप्ता, विनय कुमार और देव और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि कल कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। तो विपक्ष की रणनीति तैयार है कल सरकार को घेरने के लिए और तीनों कानून, कृषि कानून जो लाए गए हैं उनके विरोध में कल प्रदर्शन किया जाएगा। कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। आज इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई।
जो विधानसभा में हुई है वह स्पष्ट है कि तानाशाही अंग्रेज के हुकूमत की तरह, अंग्रेज भी इतने क्रूरता के साथ काम नहीं करते थे, वह क्रूरता इन्होंने सदन में दिखलाया है। मार्शल के द्वारा तो किया गया, बाहर से पुलिस बुला करके पुलिस से विधायकों को मार खिलवाया गया है। कांग्रेस के विधायक, हमारे वीडियो फुटेज में हमारे मित्र और तो रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो सीधे पटना से आ रही है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, रुपेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटना से ये बड़ी खबर, जहां रुपेश हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, हत्याकांड में संलिप्त दूसरे अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पटना से ये बड़ी खबर, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता, अपराधी सौरभ के पास से पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पटना से बड़ी खबर, हत्याकांड में इस्तेमाल बाइक भी यहां पर बरामद कर ली गई है पुलिस के द्वारा। तो इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए अनिल, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता, रुपेश हत्याकांड में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम रुपेश हत्याकांड मामले की तो यह काफी हाई प्रोफाइल मामला था और लगभग अगर बात करें हम तो इसमें दूसरे अपराधी जो है वो सौरभ कुमार को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी बहुत दिनों से फरार चल रहा था और काफी मशक्कत के बाद पुलिस को यह अहम कामयाबी लगी है। लगभग कई राज्यों में यह छुप कर पुलिस से अपनी आंख मिचौली जो है वो खेलता नजर आ रहा था। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो पटना एसएसपी ने गिरफ्तारी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके बाद ये जानकारी दी है कि यह लगातार जो है वो अपनी जगह को बदल रहा था, जिसके बाद पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सौरभ जो बताया जा रहा है काफी ये वही अपराधी है जिसने रुपेश हत्याकांड मामले में अगर बात करें तो अटेम्प्ट में गोलियां चलाने का काम इसने भी किया था और पटना के अगमकुआं थाने से इसे गिरफ्तार किया गया। बाकी बचे 2 अपराधियों को पुलिस चिन्हित कर चुकी है और जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी, ऐसा एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने खुद जानकारी दी है। जी नहीं, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि क्या किसी तरह की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी, किस तरीके से पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है, क्योंकि लंबे समय से यह फरार चल रहा था। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो ये 12 जनवरी का मामला है जिस समय इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड हुआ था और ठीक अगर बात करें हम तो शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के फ्लैट के नीचे ही उनको गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लगातार पुलिस जो है इस मामले के उद्भेदन में लग गई थी और लगभग अगर बात करें हम तो 3 फरवरी को पहला जो आरोपी है इस हत्याकांड के पीछे का सबसे अगर अहम कड़ी माना जाए तो वो ऋतुराज था, जिसको कि पुलिस ने 3 फरवरी को गिरफ्तार कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिसके बाद से उसके निशानदेही पर उसके द्वारा जो जानकारियां दी गई, कई पुलिस के रिमांड पर भी ली गई थी ऋतुराज को। उसके बाद ये जानकारी मिली थी कि इस हत्याकांड में और संलिप्त 3 अपराधी जो है वो कहाँ छिपे हैं, जिसकी निशानदेही पर इस सौरभ कुमार की जो है वो गिरफ्तारी हुई है और अब जल्द से जल्द पुलिस का ये दावा है कि बाकी बचे 2 अपराधियों को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। जी अनिल, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो रुपेश हत्याकांड में ये बड़ा अपडेट, जहां पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। समस्तीपुर के जिला परिषद भवन में जीविका के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक गणेश और प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने संयुक्त रूप से पेड़ में जल देकर रोजगार मेले की शुरुआत की। मौके पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक आलोक चंद्र सिन्हा ने कहा कि पिछले 7 सालों से जीविका दल सिंह सराय में कार्यरत हैं और अब तक प्रखंड में कुल 2291 समूह बनाए जा चुके हैं, जिसमें 1864 समूहों को क्रेडिट लिंकेज किया जा चुका है। तो समस्तीपुर के जिला परिषद भवन में जीविका के तत्वाधान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया गया।
डीआरडीए सभागार में मधुबनी जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला प्रशासन की बैठक की गई, जिसमें जिले के एसपी, डीडीसी, बीडीओ, एसडीओ, थाना प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं इस बैठक में आगामी होली और सबे बारात को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो डीआरडीए सभागार में यह बैठक की गई। बगहा के दबहा में एएसडीएम सरफराज अहमद की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने मौजूद अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए और नए उपकरण लाए जाने के विषय में चर्चा की। वहीं निरीक्षण की इस कड़ी में एएसडीएम ने आशा वर्कर्स की भी समस्याएं सुनी और साथ ही जल्द उनके वेतन का भुगतान किए जाने के भी आदेश दिए। आजादी के बाद भी कोसी बांध के भीतर बसे लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। यहां तक कि इस इलाके में बसे लोगों को आवागमन के लिए चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। दरअसल मामला सहरसा जिले के राजनपुर पंचायत का है, जहां ग्रामीणों को आने जाने के लिए चचरी पुल ही एकमात्र साधन है, जिस पर सफर करना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोगों की माने तो सालों से लोग इस जगह पर पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो तस्वीरों में देखिए किस तरीके से अपनी जान जोखिम में डालकर लोग पुल पार कर रहे हैं और लगातार यहां पर पुल बनाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इनकी मांगों को कोई सुन नहीं रहा है। अभी तो 3 महीना से चल रहा है, फिलहाल 3-4 महीना से। इससे पहले बीच बीच में टूट जाता है, फिर बनता है, ये बात नहीं है। फिर आप लोग टूट जाता है तो फिर कैसे जाते हैं आप लोग? 9 से जाते हैं। 9 के सहारे जाते हैं। कौन पंचायत में पड़ता है ये? राजनपुर पंचायत। राजनपुर पंचायत। क्या नेता सांसद विधायक नहीं बनवाया पुल? कोई नहीं बनवाया। तो काफी परेशानी होती है यहाँ पर। 4 साल से चची पुल मात्र 4 महीना चलती है। 4 महीने के बाद फिर पुल ध्वस्त हो जाते हैं। हम लोगों को 20 रुपया 25 रुपया को दे के नाव पर या चचरी पुल पे बाजार मार्केट करना पड़ता है। और यहाँ का जो स्थानीय सांसद है वे हम लोग की आवाज़ नहीं उठाते हैं। वोट टाइम जब आते हैं इलेक्शन, तो इलेक्शन में वादा करते हैं, फिर भूल जाते हैं। सरकार से कहना चाहिए को सुनवाई वहीं जमशेदपुर में अब सिर्फ सीएनजी ऑटो चलेंगे। मंगलवार को आरटीओ कार्यालय में आरटीए और डीटीओ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। इसका मकसद पर्यावरण संरक्षण है। आरटीओ द्वारा ऑटो चालकों को डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है, लेकिन ऑटो चालकों का कहना है कि ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट कराने में 18,000 और 8,000 रुपए परमिट बनाने का खर्चा आ रहा है। ऐसे में एक साथ इतना खर्चा कैसे उठा पाएंगे? सुनिए ऑटो चालकों ने क्या कुछ कहा। बनाइए, कांच पर चिपकाइए, सब हम लोग लागू कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। और सरकार हम ही लोग के पीछे पड़ा हुआ है कि अब सीएनजी में बदलिए। अब इसको बेच बात के अगर सीएनजी लाना होगा ना, तो स्कूटियों को भाव में बिकेगा नहीं। 4 लाख रुपया सीएनजी में खर्चा करना होगा। अब गरीब टेम्पू वाला कहाँ से लाएगा? इसका मतलब है कि टेम्पू वाला को जमशेदपुर से भगा देना है। आप देखिए 2 महीने 3 महीने में टेम्पू वाला के पीछे कितना नियम कानून चेंज हुआ, आपको तो खुद मालूम होगा। कैसे कैसे करके हम लोग ड्रेस बनाने का हुआ, तो हम लोग पैसा वैसा इधर से उधर करके हम लोग ड्रेस बनवाए। गिरिडीह में स्थानीय द्वारा शहर के हुट्टी बाजार का नाम परिवर्तन करके इसे बिरसा मुंडा बाजार के नाम से रखने की मांग की गई। मांग को लेकर हुट्टी बाजार मंडी एसोसिएशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम को मांग पत्र सौंपकर सहमति बनी है।
गिरिडीह जिले में हो रहे जलवायु परिवर्तन को लेकर नाबार्ड की ओर से किसानों के बीच जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। जागरूकता कार्यशाला में नाबार्ड के डीडीएम आशुतोष प्रकाश और कृषि वैज्ञानिक देवकांत समेत बैंक कर्मी और किसान मौजूद रहे। इस दौरान कृषि वैज्ञानिक देवकांत ने जलवायु परिवर्तन होने से खेती पर पड़ने वाले असर के बारे में किसानों को जानकारी दी। हमारे यहाँ गिरिडीह जिले के किसान भाई जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उससे बहुत काफ़ी नुकसान हो रहा है। जैसे वो जो अपने फसल लगा रहे हैं, गेहूं की ही अगर बात करें तो गेहूं जब लगाते हैं और जब फल उसमें लगना होता है, फूल से परिपक्व जब होता है, डफ स्टेज जब आता है तो उसमें टेम्परेचर राइज होने के कारण जो है हमारे यहाँ किसान भाई को वो फल जो है वो डफ स्टेज में काफ़ी परेशानी होता, दाना भरता नहीं है, इसकी वजह से उनको जो है उपज काफ़ी कम होता है। जलवायु परिवर्तन पर हमने कार्यशाला की है। इस कार्यशाला में हमने बताया है कि जलवायु परिवर्तन जो गिरिडीह जिले में हमें देखा जा रहा है कि पानी की समस्या है, लैंड डिग्रेडेड हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी हमारा जो है अफेक्ट हो रहा है, उससे संबंधित एक कार्य योजना हम यहाँ पे जो अलग अलग विभागों से लोग आए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वरीय वैज्ञानिक हमारे साथ हैं और जो हमारे NGO पार्टनर्स हमारे साथ हैं, किसान हैं, उनके साथ यहाँ पर चर्चा की गई। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। धन्यवाद।